नाउ मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ गुड्स कि गुड्स का सेक्शन 22 एंड सब सेक्शन 22 में इसका डेफिनेशन दिया है। गुड्स इंक्लूड्स वेसल्स, एयरक्राफ्ट, व्हीकल्स, स्टोर्स एंड बैगेज, करेंसी एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, फेमा, अब पहले ये फेरा था, अब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बन गया है, विल बी एप्लीकेबल, एंड एनी अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। कि गुड्स के अंदर ये चार चीज इंक्लूड किया है एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 22। तो वे अब उसको यहाँ पे एनालिसिस भी दिया है, तो उसी को पहले समझ लेते हैं कि सेक्शन 2 सेक्शन 22 का डेफिनेशन में क्या क्या दिया गया है। नाउ वेसल्स, एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल, वीएवी, इंक्लूडिंग रेलवे। तो उसमें क्या है कि अगर आप एयरक्राफ्ट और शिप इंडिया में यूज के लिए लाते हो तो आपने गुड्स को इंपोर्ट किया है। और फॉर कैरिंग कार्गो, या तो फिर आप एयरक्राफ्ट, शिप या रेलवे कुछ भी आप कार्गो इंडिया के पोर्ट तक लाने के लिए या इंडिया से बाहर ले जाने के लिए यूज करते हो, तब वो वेसल, एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल ड्यूटीएबल बन जाता है। आप अगर एयरक्राफ्ट से यूज करने के लिए लाते हो या तो फिर कोई कार्गो टू पोर्ट आउट ऑफ इंडिया वुड बी ड्यूटीएबल, या उसमें ले जाके आप कोई कार्गो ले जाने वाले हो इंडिया से बाहर, तो फिर वो वेसल, एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल ड्यूटीएबल बन जाता है। नाउ स्टोर्स मीन्स व्हाट? गुड्स फॉर यूज इन ए वेसल और एयरक्राफ्ट एंड इंक्लूड्स फ्यूल एंड स्पेयर पार्ट्स एंड अदर आर्टिकल्स of equipment, whether or not for immediate fitting. Stores means ऐसा goods for use in vessel which are going to be used in vessel or aircraft, जो vessel और aircraft में use होने वाला है, ऐसा goods को हम stores बोलेंगे। और जिसमें include क्या क्या होता है? फ्यूल भी इंक्लूड हो जाता है, स्पेयर पार्ट भी इंक्लूड हो जाता है, और कोई अदर इक्विपमेंट है जो वेसल एयरक्राफ्ट में यूज होने वाला है उसको हम स्टोर्स बोलेंगे। तो वो भी गुड्स की डेफिनेशन में आता है। अगर गुड्स की डेफिनेशन में आता है मींस अगर ये चीज परचेज किया, सेल किया, तो आपको जीएसटी सॉरी कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा। नाउ बैगेज मींस व्हाट? बैगेजेस आर इंक्लूडेड बिलोंगिंग विद विच अ पर्सन ट्रैवल, जिस पर्सन जिसके साथ ट्रैवल करता है, बिलोंगिंग के साथ, जो बिलोंगिंग के साथ ट्रैवल करता है उसको बैगेज बोलते हैं कस्टम में। इट इंक्लूड्स अकम्पेन्ड बैगेज ऑल्सो, साथ में लिया गया बैगेज भी बोलते हैं, या बट डज नॉट इंक्लूड मोटर कार। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि बैगेज में क्या इंक्लूड नहीं किया जाता, बैगेज में मोटर कार को इंक्लूड नहीं किया गया है। एंड करेंसी एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडेड डेफिनेशन ऑफ गुड्स ओनली फॉर द डिक्लेरेशन पर्पस। यहाँ पे डिक्लेरेशन पर्पस के लिए ही इंक्लूड है। यहाँ पे लिमिट है 10,000, तो 10,000 तक ही इस पे प्रॉब्लम नहीं आता, उससे ज्यादा उस पे कस्टम ड्यूटी एप्लीकेबल हो जाता है। और भी बहुत सारा यहाँ पे डेफिनेशन है। एक्सपोर्ट गुड्स किसको बोलते हैं? एनी गुड्स विच आर टू बी टेकन आउट ऑफ इंडिया टू ए प्लेस आउटसाइड इंडिया। अगर कोई चीज इंडिया के बाहर ले जाते हो तो इसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। इंपोर्टेड गुड्स किसको बोलते हैं? एनी गुड्स ब्रॉट इनटू इंडिया फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया ओनली एज लॉन्ग एज इंपोर्ट ड्यूटी हैज नॉट बीन पेड ऑन सच गुड्स। कोई चीज इंडिया में लाना, कहाँ से लाना? जो प्लेस आउटसाइड इंडिया है वहां से इंडिया में लाना, जिस पर अभी तक आपने इंपोर्ट ड्यूटी पे नहीं किया है, उसको हम क्या बोलेंगे? इंपोर्टेड गुड्स बोलेंगे। कोस्टल गुड्स किसको बोलेंगे? गुड्स ट्रांसपोर्टेड इन ए वेसल फ्रॉम वन पोर्ट इन इंडिया टू अदर पोर्ट, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कोस्टल गुड। यानी एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में ले जा रहे हो तो उसको हम कोस्टल गुड्स बोलेंगे। ड्यूटीएबल गुड्स मींस any goods which are chargeable to duty and on which duty has not been paid, जो जिस पे टैक्स लगता है, ड्यूटी लगता है, बट अभी तक आपने उस पे ड्यूटी पे नहीं किया है। यानी इट मींस दैट नेम ऑफ द प्रोडक्ट और गुड्स शुड फाइंड अ मेंशन इन सीटीए। कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में उसका नाम है। वो गुड्स आपने इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया भी है बट अभी तक आपने उसको ड्यूटी नहीं पे किया है, उसको हम बोलेंगे ड्यूटीएबल गुड्स। एनी गुड्स विच आर चार्जेबल टू ड्यूटी ऑन विच ड्यूटी हैज नॉट बीन पेड, ड्यूटी चार्जेबल है बट अभी तक ड्यूटी पे नहीं किया है, जिसका नाम सीटीए 1975 में है, तो उसको हम ड्यूटीएबल गुड्स बोलेंगे एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14। नाउ ट्रांजिट गुड्स किसको बोलेंगे? गुड्स विच आर ब्रॉट टू इंडिया थ्रू एनी वेसल और एयरक्राफ्ट बट आर नॉट अनलोडेड इनटू इंडिया, जो इंडिया में वेसल और एयरक्राफ्ट के द्वारा इंडिया में लाया तो गया है बट अभी तक वो इंडियन
इस जमीन पे या लैंड में उसको अभी तक अनलोडेड नहीं किया है तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिट गुड्स। आ तो गया बट अभी तक अनलोडेड नहीं किया। एंड ट्रांसशिपमेंट गुड्स किसको बोलते हैं, ट्रांसशिपमेंट गुड्स आर अनलोडेड इन इंडिया, जिसको जमीन पे उतार तो दिया है बट दोज आर टू बी सेंट टू सम अदर प्लेस वेयर वेदर इन इंडिया और अब्रोड, या इंडिया में एक पोर्ट में उतार तो दिया आप उसको, बट अब वो पोर्ट से इंडिया के दूसरे पोर्ट में या तो कोई दूसरी जगह पे ले जाना है या तो फिर आउटसाइड इंडिया ले जाना है, तो उसको ऐसे गुड्स को बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट गुड्स। यहाँ पे पोर्ट पे एक जगह पे उतार तो दिया बट अब उससे उस जगह से उसको दूसरी जगह पे ले जाना है, या तो वो इंडिया में है या तो आउटसाइड इंडिया है, उसको ट्रांसशिपमेंट गुड्स बोलते हैं। चलो टाइप्स ऑफ ड्यूटीज। अब टाइप्स ऑफ ड्यूटीज मीन्स क्या क्या है ड्यूटी यहाँ पे, तो आपको टाइप्स ऑफ ड्यूटीज पता ही है कि रेट आर गिवन इन, देखो देर आर नॉर्मली टू टाइप्स ऑफ ड्यूटी in the law. First one is import duty, second one is export duties. Import duties किसको बोलते हैं, rates are given in first schedule of custom tariff act 1975. export duty कहाँ पे दिया है, rates are given in second schedule of custom tariff act 1975. de oil rice bran oil cakes 10%, snack skins and raw for lamb skin 10%, luggage leather 25%, leather 15%, ferrous waste and scrap 15%. ये some of the गुड्स आर गिवन ऑन विच एक्सपोर्ट ड्यूटी इज लिवेबल। नॉर्मली एक्सपोर्ट नहीं लगता, ये थोड़े बहुत एग्जाम्पल दिए हैं, एक्सपोर्ट पे कभी ड्यूटी नहीं लगता बट यहाँ पे थोड़े एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो वापस याद रखना, एक बार वापस आया है ये कि इंपोर्ट ड्यूटी कहाँ पे दिया है, तो इंपोर्ट ड्यूटी का रेट दिया है फर्स्ट स्केड्यूल ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। एक्सपोर्ट ड्यूटी रेट इज गिवन इन सेकेंड स्केड्यूल ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। नॉर्मली दो एक्ट है यहाँ पे, एक है द कस्टम एक्ट 1962 एंड सेकेंड वन इज कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। नाउ टाइप्स ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज। अब यहाँ पे हम अलग अलग टाइप्स ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी पढ़ेंगे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिक कस्टम ड्यूटी सेक्शन 12, जो चार्जिंग सेक्शन भी था हमारा, लेविड अंडर सेक्शन 12 ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इन इंडिया। अब जब भी कोई गुड्स इंडिया में इंपोर्ट करोगे आप तो उस पे क्या लगेगा, बीसीडी तो कंपलसरी लगेगा। whenever you are importing any goods in India then BCD is leviable compulsory. rates of BCD are indicated in, आपको मैंने बहुत बार बता दिया और फिर से एक बार बता रहा हूं कि rates of BCD are indicated in first schedule of custom tariff act 1975. rates of BCD उसमें दो तरह के रेट्स होते हैं, स्टैंडर्ड रेट एंड प्रेफरेंशियल रेट। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, स्टैंडर्ड रेट नॉर्मली बीसीडी इज लेविड एट स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी। जो स्टैंडर्ड रेट होता है वही उस पे एप्लीकेबल हो जाता है। प्रेफरेंशियल रेट कब लगता है, व्हेन इंपोर्ट इज डन फ्रॉम मोस्ट फेवर्ड नेशन। जब आप इंपोर्ट मोस्ट फेवर्ड नेशन से करते हो, मोस्ट फेवर्ड नेशन किसको बोलते हैं, जिसके साथ हमारे कंट्री का ट्रीटी हुआ है, जिसके साथ हमारी कंट्री का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जिसके साथ हमारी कंट्री का एग्रीमेंट हुआ है कि आप हमको, जब हम इंपोर्ट करेंगे तो आप हमको कम रेट लगाएंगे, या जब आप इंपोर्ट करेंगे तो हम आपको कम रेट लगाएंगे, ऐसा एग्रीमेंट हुआ है, तब वहां पे प्रेफरेंशियल रेट लगता है। इंपोर्टर कैन अवेल बेनिफिट ऑफ प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड गुड्स इफ सर्टेन कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। देखो ये प्रेफरेंशियल रेट तभी मिलेगा जब इंपोर्टर मींस जो पर्सन इंपोर्ट कर रहा है गुड्स को, उसकी बात कर रहे हैं, उसको ये बेनिफिट कब मिलेगा, जब वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा विच इज मेंशन अंडर सेक्शन 4। सो कंडीशन फॉर अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी सेक्शन 4 इज स्पेसिफिक क्लेम फॉर प्रेफरेंशियल रेट मस्ट बी मेड बाय इंपोर्टर एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट। उसको क्लेम करना पड़ेगा, जब तक वो प्रेफरेंशियल रेट क्लेम नहीं करेगा तब तक उसको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। इंपोर्ट मस्ट बी फ्रॉम प्रेफरेंशियल एरिया नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 ऑफ सीटीए कस्टम टैरिफ एक्ट। अब आपको यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि आपको वो प्रेफरेंशियल एरिया से ही आना चाहिए वो गुड्स, इंपोर्ट आपने प्रेफरेंशियल एरिया से ही किया होना चाहिए। और प्रेफरेंशियल एरिया कहाँ पे मिलेगा आपको, कौन सा कंट्री प्रेफरेंशियल एरिया में आता है या नहीं आता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसका लिस्ट
देती है अंडर सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 में, तो वो लिस्ट में अगर वो कंट्री आता है तो वो प्रेफरेंशियल एरिया हो गया। और तीसरी बात जो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गुड्स शुड बी प्रोड्यूस एंड मैन्युफैक्चर्ड इन सच प्रेफरेंशियल एरिया, यानी इसी प्रेफरेंशियल एरिया में वो प्रोड्यूस भी होना चाहिए और मैन्युफैक्चर्ड भी होना चाहिए। तो तीन बातें अगर सेटिस्फाई होगी तो देखो, पहला उसको क्लेम करना पड़ेगा, सेकेंड वो प्रेफरेंशियल एरिया में से इंपोर्ट करना पड़ेगा, और तीसरा वो प्रेफरेंशियल एरिया में प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर्ड भी होना चाहिए। तो ये अगर तीन बातें सेटिस्फाई होती है तो फिर वो प्रेफरेंशियल रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। तीनों में से एक भी अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो प्रेफरेंशियल रेट एप्लीकेबल नहीं होगा, तब उस केस में उसको बीसीडी, बेसिक कस्टम ड्यूटी का जो रेट है, स्टैंडर्ड रेट, वो एप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ पे एक नोट दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू डिक्लेयर सर्टेन एरियाज एज ए प्रेफरेंशियल एरिया एंड इंपोर्ट फ्रॉम सच एरियाज आर चार्जेबल टू प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी। और ये पावर किसके पास है कि कौन सा एरिया प्रेफरेंशियल एरिया है और कौन सा एरिया प्रेफरेंशियल एरिया नहीं है, वो पूरा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और उससे अगर इंपोर्ट करते हो तो फिर उसमें प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी एप्लीकेबल होगा। नाउ यहाँ पे नॉर्मली जो बीसीडी का रेट है, स्टैंडर्ड रेट, वो 10% होता है और उस पे एसडब्ल्यूएस 10% लगता है। तो 10% का 10% ऑफ 10 करोगे तो 1 आएगा, तो टोटल आपका 10 प्लस 1 यानी 11% 11% हो गया, क्योंकि एसडब्ल्यूएस भी 10% है। तो इस तरह से 11% ऑफ लगता है टोटल कोई भी गुड्स, अगर वो 10% हुआ तो। अगर वो 12% हुआ तो आपको उसके हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर मान लो कि बीसीडी 12% है तो अब 10% करो उसका, एसडब्ल्यूएस 12% का, तो कितना आएगा, 1.2 आएगा, और दोनों को प्लस करोगे तो आपका 13.2 के आसपास आएगा। तो ये खाली मैंने आपको समझा है कि इफेक्टिव रेट ऑफ बीसीडी कैसे बनता है। अब आपको नेक्स्ट पॉइंट है सोशल वेलफेयर सरचार्ज ऑन इंपोर्ट, SWS। Social welfare surcharge has been imposed on imported goods at 10% on total custom duties, excluding certain duties. जब आप किस पे SWS लगता है तो SWS 10% लगता है, जो आपकी कस्टम ड्यूटी है उस पे लगता है। SWS has been replaced by EC and SHEC with effect from 2nd February 2018 and thus no EC and SHEC on imports. पहले EC एंड SHEC लगता था, बट 2 फरवरी 2018 से EC एंड SHEC को रिप्लेस कर दिया। अब उसकी जगह हम क्या लगाएंगे, SWS, जिसका रेट है 10%। पर यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ही है कि SWS किस पे नहीं लगेगा। फॉलोइंग ड्यूटी और टैक्सेस आर एक्सक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग SWS। तो पहला है safeguard duty under section 8B and 8C of CTA 1975। CTA means Custom Tariff Act 1975। इसको सेफगार्ड ड्यूटी SGDB बोलते हैं। तो इस पे कभी भी आपका SWS नहीं लगेगा। CVD काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल अंडर सेक्शन 9 ऑफ CTA 1975। ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी आपको बाद में समझाऊंगा। तो CVD पे भी SWS नहीं लगता। एंटी डंपिंग ड्यूटी अंडर सेक्शन 9A ऑफ CTA 1975, ADD, एंटी डंपिंग ड्यूटी, उस पे भी SWS नहीं लगता। IGST अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 ऑफ CTA 1975, IGST उस पे भी SWS नहीं लगता। एंड GST कंपनसेशन सेस अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 9 ऑफ CTA 1975। तो टोटल 1 2 3 4 and 5 taxes are given on which SWS is not leviable। तो आपको ये याद रखना है। तो फिर लगता किस पे है, तो वो बेसिक कस्टम ड्यूटी पे लगता है। रेट ऑफ SWS ऑन गोल्ड सिल्वर, ये याद रखना कि गोल्ड एंड सिल्वर पे रेट ऑफ कितना है, 3% ऑफ BCD। SWS का रेट क्या है, जो आपका BCD का रेट है उसका 3%। जैसे BCD का आपका रेट 10% है तो 10% का
आपको 3% करना है, 10 का आपको 3% करना है, तो आपको मिल जाएगा। नो सोशल वेलफेयर सरचार्ज इज लेविड ऑन एक्सपोर्ट गुड्स। याद रखो, सिर्फ इंपोर्ट करोगे तो ही SWS पे करना पड़ेगा। जब आप इंपोर्ट करोगे तो ही पे करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करोगे तो आपको कोई भी SWS पे नहीं करना। देन IGST, एनी आर्टिकल विच इज इंपोर्टेड इनटू इंडिया शैल बी। अब देखो ये एक लास्ट, ये भी एक पॉइंट ले लेते हैं IGST वाला भी। IGST सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 CTA विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। IGST एप्लीकेबल कब हुआ? जब GST आया, क्योंकि उसके पहले क्या था, CVD एंड SAD था, काउंटर वेलिंग ड्यूटी एंड स्पेशल एडिशनल ड्यूटी था। अब उसको रिप्लेस करके GST आया है, तो अब GST लगेगा। Any article which is imported into India shall be liable to IGST at such rate as leviable under section 5 of IGST Act 2007 on like article on its supply in India. Max rate is 40%। इंडिया में अगर आप कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हो तो उस पे BCD और ये सब ड्यूटी तो लगेगा, बट उसके बाद उस पे IGST भी लगेगा। और वो कितना लगेगा? मैक्सिमम रेट IGST जो GST का है 40%, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। और अगर के कौन सी प्रोडक्ट पे लगेगा? जो ऐसा कोई प्रोडक्ट इंडिया का लाइक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, वही चीज को आप इंपोर्ट कर रहे हो तो उस पे IGST लगेगा। जैसे आपने लैपटॉप इंपोर्ट किया, बट लैपटॉप अगर इंडिया में भी मैन्युफैक्चर होता है तो वो उसका लाइक प्रोडक्ट हो गया। तो अब उस पर अगर आप GST लगा रहे हो, IGST या GST लगा रहे हो, तो आपको यहाँ पे भी IGST लगाना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज क्या हो जाएगा, इंडिया में जो मैन्युफैक्चर हो रहा है उस पर आप IGST लगा रहे हो, और जो आउटसाइड इंडिया से आ रहा है उस पर वही उसके जैसा ही प्रोडक्ट है और उस पर आप IGST नहीं लगाओगे, तो क्या हो जाएगा, इंडिया का जो गुड्स है वो थोड़ा ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने के लिए IGST एप्लीकेबल किया गया। तो वंस अगेन IGST किस पे लगता है? ऑन ए लाइक आर्टिकल which is produced in India, which is imported from outside India, and maximum rate of IGST is 40%। क्यों लगाया जाता है? मैंने आपको रीजन समझाया, क्योंकि इंडिया में वो चीज मैन्युफैक्चर होती है तो उस पर IGST यानी GST लगता है इन शॉर्ट, और यहाँ पे नहीं लगता है क्योंकि वो इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड ही नहीं हुआ है। तो इसलिए हम उसको मान लेते हैं डीम टू बी इंटरस्टेट सप्लाई, एंड उस पर हम IGST लगाते हैं। इट हैज सब्स्यूम्ड वेरियस कस्टम ड्यूटीज इंक्लूडिंग CVD एंड SAD। ये IGST इसलिए लगा जाता है क्योंकि जब GST आया तो ये CVD एंड SAD सब निकल गया, इसलिए वहां पे IGST लगाया जाता है। क्योंकि CVD किसके बदले में लगता था एंड SAD किसके बदले में लगता था? तो CVD एंड SAD एक्साइज एंड वैट उसके बदले में लगता था, बट अब एक्साइज एंड वैट ही नहीं है, तो फिर CVD एंड SAD का क्वेश्चन कहां से आएगा? इसलिए वहां पे IGST आ गया। Value of calculation of IGST and compensation sales also include ADD and SGD amount। जब आप IGST कैलकुलेट कर रहे हो, ध्यान रखो, जब आप IGST कैलकुलेट कर रहे हो तो तब उसमें एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड सेफगार्ड ड्यूटी को भी इंक्लूड करने का, उसके बाद उसमें IGST या GST कंपनसेशन सेस कैलकुलेट करने का। जब आप एंटी डंपिंग, जब भी आप IGST या GST कंपनसेशन सेस कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको दो चीज उसमें इंक्लूड कर देने का, पहले बेसिक कस्टम ड्यूटी तो ऐड करने का ही, बट एडिशनल एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड सेफगार्ड ड्यूटी भी आपको ऐड करना है। एक लास्ट पॉइंट है, उसके बाद अपना लेक्चर खत्म करते हैं। लेवी ऑफ IGST। अब IGST सिमिलर प्रोविजन आर एप्लीकेबल फॉर GST कंपनसेशन सेस। दोनों के लिए ये सिमिलर पॉइंट है, IGST के लिए भी और GST कंपनसेशन सेस के लिए भी। IGST will be leviable on cargo that would arrive on or after 1 जुलाई 2017। जो कार्गो 1 जुलाई 2017 के बाद आया है उसी पे IGST या GST कंपनसेशन सेस लगेगा। IGST would also be leviable on cargo which arrived before 1 July but bill of entry is filed on or after 1 July 2017। यानी वो आया, कार्गो पहले आ गया 1 जुलाई से पहले, यानी GST तब इंडिया में नहीं था, बट उसका जो बिल ऑफ एंट्री था वो फाइल किया गया 1 जुलाई के बाद, यानी आफ्टर 1 जुलाई। तब इसका मतलब ये हुआ कि उस पे IGST लेने का। सिमिलरली फॉर वेयर हाउस्ड गुड्स एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल्ड ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2017 वुड अट्रैक्ट IGST। ऐसे ही अगर कोई वेयर हाउस गुड्स है, एक्स बॉन्ड गुड्स है, और उसका बिल ऑफ एंट्री आपने 1 जुलाई 2017 के बाद पे किया है, तो उसमें भी IGST एप्लीकेबल होगा।
एडवांस बिल ऑफ एंट्री अगर आपने किया है व्हेन कार्गो अराइवल इज आफ्टर 1 जुलाई एंड एडवांस बीओई was filed before 1st July with payment of duty, bill of entry may be recalled and reassessed by the proper officer for levy of IGST as applicable. मान लो कि कार्गो आपका 1 जुलाई 2017 के बाद है बट बिल ऑफ एंट्री आपने पहले से ही पास कर दिया था, तो प्रॉपर ऑफिसर उसको रीअसेस करेगा, रिकॉल करेगा और उस पर आईजीएसटी एप्लीकेबल करेगा। तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि अगर आपने बिल ऑफ एंट्री एडवांस में फाइल कर दिया 1 जुलाई 2017 से पहले, तो उस केस में क्या आईजीएसटी एंड जीएसटी कंपनसेशन सेस नहीं लगेगा? तो आंसर इज नो, लगेगा, क्योंकि प्रॉपर ऑफिसर उसमें रिकॉल करेगा, रीअसेस करेगा एंड आईजीएसटी एप्लीकेबल करेगा। तो ये एक ऐसा पॉइंट है कि आईजीएसटी कब लगेगा, क्योंकि पहले तो नहीं था। तो जो 3 पॉइंट में इसको समराइज किया है, अगर आपने कार्गो आपका 1 जुलाई के बाद आया है तो आपको आईजीएसटी लेवी करना ही पड़ेगा। कार्गो आपका 1 जुलाई के पहले आ गया बट आपने बिल ऑफ एंट्री बाद में फाइल किया तो भी आपको आईजीएसटी लेवी करना पड़ेगा। और वेयर हाउस और एक्सबॉन्ड गोडाउन है उसमें भी आईजीएसटी आपको लेवी करना पड़ेगा। और अगर एडवांस में बिल ऑफ एंट्री पास कर दिया है बिफोर 1 जुलाई तो फिर प्रॉपर ऑफिसर उसको रीअसेस एंड रिकॉल करेगा और उस पर आईजीएसटी एप्लीकेबल